के शानदार एक्शन के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत और एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक नीचे खुलने के संकेत देता हुआ गैप से खुलने के बाद मौके होंगे खरीदारी के या फिर करनी है मुनाफा वसूली। क्या रहेगी ट्रेडिंग रेंज और कैसे करें आप आज की तैयारी, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक एक्शन है और अनिल जी आज स्टूडियो में तो हमारे साथ नहीं है, बट ऑफ कोर्स पूरा बाजार का एक्शन, डेटा, रणनीति सब बताने वाले हैं। सर आज आउटडोर लोकेशन? बिल्कुल, आज आउटडोर लोकेशन है दीप। भीलवाड़ा राजस्थान से हूं मैं इस वक्त शो कर रहा हूं और आज और कल दोनों दिन में यहीं से शो करने वाला हूं। कुछ फैमिली फंक्शंस भी हैं और इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं, सेमिनार्स भी हैं, तो मैंने सोचा कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और साथ ही शो तो मिस करना है नहीं, तो बस आज आउटडोर लोकेशन से ही मार्केट पर रखेंगे नज़र। बिल्कुल सर, और पूरा एक्शन आपसे समझना भी है और इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं, अर्निंग्स की भी बात करनी है। पहले तो बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? ट्रिगर स्लिप आज अमेरिका से आए हैं सबसे बड़े, और वो अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर आती हुई दिखी है उम्मीद से ज़्यादा। वैसे घटी है लेकिन उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि 6.4% है, हमारा अंदाजा था 6.2%, 6.3% के आसपास रहेगी, तो थोड़ी सी ज़्यादा है, ऐसी नहीं बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उम्मीद से हल्की सी ज़्यादा आई है और उसी की वजह से डाउ में 150 अंकों की कमजोरी रही है। लेकिन हाँ, नेस्डेक फिर भी 70 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिका की 4.5% के आसपास पहुंची है और जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 16 साल की ऊंचाइयों पर जाती हुई दिख रही है, यानी कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के खतरे फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। नतीजों का एक्शन लगभग खत्म होने आया है, कल सारे नतीजे आ चुके हैं और ओएनजीसी समेत कल ढेर सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने आए हैं और उन पर आज भी आपको एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो देखने को मिलेगा। अब आज से नए नतीजों की बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा रिव्यू अनिल जी से जरूर लेंगे और कौन से स्टॉक्स हैं उनके रेडार पर। कल जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे थे वहां पर तो आपको बड़ी मूव्स आती हुई दिखी, पर आज की नजर रखनी। बाय द वे, बात करते करते एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा आपको फिसलते हुए दिख रहा है अनिल जी। 75 पॉइंट नीचे एसजीएक्स है, 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, 75 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स हैं और एशिया के बाजारों में भी कमजोरी आती हुई दिख रही है। आधे से 1.5% की गिरावट सारे एशिया के बाजार में दिख रही है। तो एशिया, एसजीएक्स, अमेरिकी फ्यूचर्स तीनों डेज लो पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं सर। बट एक बात करनी है कल के ग्लोबल एक्शन की, और स्पेशली महंगाई। हमारी महंगाई तो हमने देखा अनुमान से काफी ज्यादा आई, अमेरिका में भी महंगाई अनुमान से ज्यादा ही रही। बाजार का कैसा इसका नजरिया है सर? दीप देखिए, वैसे देखा जाए तो आप हमेशा ये देखना चाहते हैं और जिस लेवल पर बाजार है उसमें आप ये जरूर चाहेंगे कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े कम होकर आए, जो उम्मीद है उससे ज़्यादा घटे, उससे जल्दी घटे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6.2% की एक्सपेक्टेशन थी, 6.4% आया। वैसे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है 20 बेसिस पॉइंट का, लेकिन तेजी को आगे बढ़ाने के लिए जो आपको चाहिए वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? देखिए, अब इसके आने के बाद बॉन्ड यील्ड्स आपकी बढ़ गई, बढ़कर 4.5% हो गई, 3.75%, वो ठीक है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। लेकिन प्रॉब्लम 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स में नहीं है, प्रॉब्लम लंबी बॉन्ड यील्ड्स में नहीं है, प्रॉब्लम छोटी बॉन्ड यील्ड्स में। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, ब्याज दरें दो तरीके की होती है। एक वो लोग जनरली जो आमतौर पर लंबा एफडी करवाते हैं या लंबा लोन लेते हैं, तो लंबे समय के लिए आपको ब्याज दरों को प्रेडिक्ट करना ज़्यादा आसान होता है और एफडी की रेट्स हमेशा ज़्यादा होती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए पैसा एफडी में रखें तो ब्याज दरें थोड़ी सी वहाँ पर आपको कम मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म ब्याज दरें ज़्यादा होती है और लॉन्ग टर्म कम होती है। अभी हो ये रहा है, अमेरिका में शॉर्ट टर्म जो ब्याज दरें 6 महीने की, वो 16 साल की ऊंचाइयों पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि लॉन्ग टर्म में भले ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा ना बढ़े, वापस से ऊपर नीचे होकर नीचे आ जाए या स्टेबल हो जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में अब भी ब्याज दरें बढ़ने का डर है। और कल के महंगाई के आंकड़ों के बाद अमेरिका में जो शॉर्ट टर्म ब्याज दरें, छोटी अवधि की ब्याज दरें, वो यही बताने की कोशिश कर रही है, यानी कि फेड की तरफ से अगली हाइक लगभग आप पक्की समझो। मेरे ख्याल से 60-65% लोग अब अमेरिका में जो है वो ये मानकर चल रहे हैं कि फेड अगली पॉलिसी में भी रेट हाइक करेगा। तो इस महंगाई के आंकड़े के दम पर भले आंकड़ा 10-20 बेसिस पॉइंट इधर उधर होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से फर्क पड़ता है और ब्याज दरों के लिहाज से फिर बॉन्ड मार्केट उसके हिसाब से चलने लगता है। लेकिन एक चीज़ दीप ये देखनी होगी, और वो ये कि रिएक्शन अमेरिकी बाजारों का बहुत खराब नहीं था। नैस्डैक फिर भी 75 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा।
डाउ में उतार चढ़ाव के बीच 150 पॉइंट की कमजोरी ज़्यादा नहीं है। ये तो हम इसलिए गिरने लगे हैं कि आप थोड़ा दबाव डाउ फ्यूचर्स से भी आते हुए देख रहे हैं। बड़े दिनों बाद डाउ फ्यूचर्स थोड़े एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो सुबह सुबह तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा था। मैं तो ये चाहूँगा कि दीप जितना ज़्यादा अमेरिकी बाजारों की कमजोरी की वजह से, डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी की वजह से जितना ज़्यादा आप गैप से खुलें, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा हमारे लिए खरीदने का मौका होगा। हाँ, एक चीज़ और है जो ध्यान में रखने वाली बात है कि कमज़ोर सिर्फ अमेरिका नहीं है, कमज़ोर आज दुनिया भर के सारे देश हो रहे हैं। आप देखिए हांगकांग 0.2% गया है, ताइवान 1.25% नीचे है, सिंगापुर, कोरिया ये सब नीचे, जापान और चीन थोड़े कम नीचे हैं, लेकिन जो बिकवाली है अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स आज आपको देखने को मिल रही है अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों के बाद। जी बिल्कुल सर, और महंगाई की एक परेशानी बढ़ी हुई है। एक कच्चे तेल पर भी आपका व्यू जानना चाहूंगा सर, क्योंकि जब हमारा भी इन्फ्लेशन डेटा है तो एनर्जी कॉस्ट ही सबसे ज्यादा परेशानी थी। अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर हमारे पेट्रोल और डीजल प्राइसेस दिख रहे हैं। अमेरिका में भी हाउसिंग और एनर्जी, यही दो सबसे अहम फैक्टर्स रहे हैं जो लगातार इन्फ्लेशन पर दबाव बना रहे हैं, और इस बार भी इन्फ्लेशन पर दबाव बना है। और साथ ही आज सुबह ओपेक का फोरकास्ट आया सर, 2023 के लिए उन्होंने डिमांड फोरकास्ट बढ़ा दिया है। कह रहे हैं कि चाइना की वजह से और ग्लोबली भी अच्छी डिमांड दिख रही है। 2.25 लाख बैरल, माफ कीजिएगा 20 लाख बैरल दिन के उन्हें डिमांड की और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो क्या यहां से और परेशानी आ सकती है, क्योंकि रशिया ने भी अभी प्रोडक्शन कट किया और उसके सामने ओपेक कह रहा है कि 2023 में खपत ज्यादा होगी। दीप, कच्चे तेल को लेकर एक जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जो आम राय बनी है, वो ये कि अब कच्चा तेल तेजी से घटेगा नहीं। तो जो हम $72-75 के लोस देख चुके हैं ना, आज आप पूरा पोल करवा के देख लीजिए, आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप उसके नीचे भी जा सकते हैं कच्चे तेल पर। उसकी दो बड़ी वजह, एक डिमांड में थोड़ी थोड़ी मजबूती के संकेत आ रहे हैं, दूसरा रशिया की तरफ से भले ही वो आर्टिफिशियली प्रोडक्शन कट की बात करें, क्योंकि काफ़ी लोग ये मान भी रहते हैं कि उनका प्रोडक्शन ही उतना ही हो रहा है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा, उससे ज़्यादा वो बेच भी नहीं पा रहे हैं, तो माने न माने क्या फ़र्क पड़ता है। और तीसरा, धीरे धीरे इस साल लोगों को ये उम्मीद ज़रूर है कि चाइना रीओपन होगा, फुल फ्लेज आने की कोशिश करेगा। अगर ये तीनों ही सिचुएशन सही है तो फिर ऐसे में कच्चा तेल आपका घटेगा कैसे। अब कितना बढ़ सकता है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या वाकई में रेसेशन जैसा मामला है, क्या वाकई में मंदी जैसा मामला है, और वो कहीं दिख नहीं रहा है फिलहाल, इतना बुरी तरीके से नहीं दिख रहा कि आप सोचिए ना, पिछले साल रेसेशन इतनी बात कर रहे थे, अब आजकल कोई रेसेशन की बात नहीं करता, और कहते हैं कि अगर है भी तो टेक्निकल है, एक्चुअल रेसेशन नहीं है। सो ऐसे में कच्चा तेल रिस्क है। मुझे लगता है कि न सिर्फ अमेरिका के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी अगर महंगाई को लेकर रिस्क है तो वो एनर्जी प्राइसेस की है, और एनर्जी प्राइसेस फिलहाल कम होने के आसार है नहीं। आप देखिए हमारे महंगाई के आंकड़ों में भी दो ही चीज़ों का कंट्रीब्यूशन था, एक तो एनर्जी प्राइसेस और दूसरा खाने पीने की चीज़ें। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास में स्कोप है नहीं कि आप कैसे कम लाएं। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई आप इसलिए ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि आपको एमएसपीज वगैरह सब ऊपर रखनी है, तो जाहिर से उसका फ़र्क पड़ता है। एनर्जी प्राइसेस इंटरनेशनली है, आपके हाथ में नहीं है। हमारे पास में एक स्कोप है कि एक्साइज ड्यूटी अगर और कम कर दी जाए पेट्रोल और डीजल वगैरह बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, तो तुरंत महंगाई नीचे आ सकती है, लेकिन सरकार वो कब करेगी नहीं करेगी पता नहीं। ग्लोबली कच्चा तेल स्टेबल हो रहा है, सो आई थिंक मेरे ख्याल से अब वो $75-80 के नीचे की उम्मीद करना थोड़ा सा ज़्यादा है कच्चे तेल से, और ऊपर में 90-95 की तरफ बढ़ जाए धीरे धीरे करके तो आश्चर्य नहीं होगा। तो थोड़ा कच्चा तेल मुझे लगता है कि मूड बिगाड़ने वाला ग्लोबल मार्केट्स के लिए हो सकता है, स्पेशली तब जबकि महंगाई के आंकड़े उतनी तेज़ी से घट नहीं रहे जैसा आप और हम देखना चाहते हैं। जी तो एक तो महंगाई के आंकड़े नहीं घट रहे हैं, उसके सामने कच्चे तेल की फिर से थोड़ी परेशानी है, तो थोड़ा नजर रखिए इस अहम मुद्दे पर। काफी समय से वैसे बाजार को चिंता तो नहीं दे रहा, अभी भी चिंता देने वाले लेवल्स पर नहीं है, बट आपको जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए। सर, मार्केट एक्शन की बात करें, कल फाइनली एक बढ़िया रिकवरी हमारे बाजार में दिखी। सुबह की जो हल्की फुल्की मूव आई, उसके बाद जो बढ़िया एक्शन रखा, और मोर इंपॉर्टेंटली 17,900 के ऊपर निफ्टी और 41,650 पर बैंक निफ्टी जो बंद हुए हैं, ये अब कितना अहम है? एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास बंद हुए जो हमने स्टॉप लॉसेस के लेवल दिए थे, और जहां से अपने को एक बढ़िया ब्रेकआउट चाहिए था दीप। और अब वही होता है कई बार कि जिस लेवल पर जाकर आप बंद होते हैं और वही इंपॉर्टेंट लेवल हो, तो फिर एक आध दिन आपको और देखना होता है। आज मुझे क्या देखना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप इन्हीं लेवल के आसपास बंद कर दे चलेगा।
निफ्टी बैंक निफ्टी और ज़्यादा मजबूत ना भी हो तो कोई बात नहीं। 41,400 41,650 ये हमारी रेंज तब से ही है जब से बजट के पहले से लोज बनाए बाजार ने और रिकवर करने की कोशिश करा है। सो आई थिंक 41,650 पे एग्जैक्टली वहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखिए। तो अगर एक आध दिन और पॉजिटिव क्लोज मिलता है तो बाजार यहाँ से 42,500 की रेंज जाने के लिए तैयार होता दिख रहा है बैंक निफ्टी। और नहीं तो भी कोई ऐसी बड़ी रिस्क नहीं है डीप नीचे की तरफ। 41,100 41,300 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी पर आसानी से नहीं टूटने वाला है। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है 17,925 के ऊपर टिक कर थोड़ा एक आध दिन हमने और क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है हम 18,000 से लेकर 18,200 की रेंज तक जाने की कोशिश करेंगे। नहीं हुआ तो भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। 17,700 17,650 17,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। सो आई थिंक हम रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में कामयाब होंगे नहीं होंगे एक या दो दिनों की ट्रेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो साफ दिख रही है वो ये कि हल्की सी आपकी ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। सो अब आपके लिए बेस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो आप 18,000 18,200 के लिए रास्ता खोल रहे हैं और नीचे 17,600 17,700 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर निफ्टी बना रहेगा। बैंक निफ्टी का भी सिमिलर यही सिचुएशन है। 41,100 41,300 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लेगा और ऊपर में आप 42,000 और उसके ऊपर का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं अगर थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट मिल जाता तो अच्छी बात है। अब नहीं मिल रहा तो जो है उसी से काम चलाएंगे और क्या है। तो चलिए कल तो एक अच्छी मूव आ गई, अब आज क्या ये सस्टेन होगी? थोड़े ग्लोबल क्यूज इस समय सुस्त दिख रहे हैं, हमारे बाजारों की चाल पर नजर है। तो चलिए सर फिर आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं। इसमें भी एक दो और इंटरेस्टिंग चीजों पर बात करनी है। क्या कह रहे हैं सर आपके संकेत? संकेत देखिए ग्लोबल संकेत तो डीप नेगेटिव साइड पर है, ठीक है ना। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रहा सवाल आपके एफआईएस के डेटा का, हाल ही के दिनों के सबसे बेहतरीन डेटा आए हैं जिसको हम विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। लोकल फंड्स के डेटा भी न्यूट्रल सेल के पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है, ट्रेंड न्यूट्रल है। इनफैक्ट वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड में है। जैसे घरेलू फंड्स के डेटा न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है, वहीं वायदा कारोबार के डेटा न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव साइड पर है। सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है, ट्रेंड अपना न्यूट्रल ही है, न्यूट्रली चल रहा है। तो आज थोड़े से ट्रिगर्स में दीप बदलाव दिखेगा। बड़े दिनों बाद आपको ग्लोबल संकेत आज बड़े दिनों बाद आपको दो पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं एफआईएस के और सेंटीमेंट के लिहाज से। जी दो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। आई डोंट नो लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था, बट चलिए अच्छा है कि अच्छा मिक्सचर हो गया, सिर्फ एक ग्लोबल ही नेगेटिव है। बड़े लेवल सर फिर 17,800 17,875 ये 75 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी आज के लिए और इतना आसानी से टूटने वाली है नहीं। 17,800 की इंपॉर्टेंस ये है कि कल का लो है। 17,875 की इंपॉर्टेंस ये है कि पिछले 2 दिनों में कल को छोड़कर 2 बार हमने कोशिश की उसको पार करने की, 3 बार हुए नहीं। सो वो रेंज आपके लिए अब सपोर्ट का काम करेगी। इसके ठीक नीचे 17,725 17,775 जो आने की चांसेस कम है, लेकिन अगर आया तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनकर आएगा। ऊपर की तरफ 17,950 18,000 हल्की फुल्की रुकावट की जगह 18,000 बड़ा लेवल है, मनोवैज्ञानिक स्तर भी है। और अगर पार करके निकले तो 18,025 18,100 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है और वहाँ पर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगला जो बड़ा लेवल आपको क्लोजिंग बेसिस पर ध्यान में रखना होगा वो 18,125 का होगा, उस पर फोकस करिए। क्योंकि जो 18,201 का हाई बनाकर हम 18,350 तक नीचे लुढ़क कर आए हैं, वहाँ पर आपने 18,115 का क्लोजिंग देखा था। उसके ऊपर की क्लोजिंग आपको ज़रूरत होगी नई और बड़ी तेजी के लिए। बैंक निफ्टी 41,375 41,550 ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है और देखते हैं इस रेंज में खुलकर होल्ड करना चाहिए। अगर इसके नीचे गए तो 41,100 लेकर 41,250 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर खरीदारी का मौका आप छोड़े नहीं। हायर साइड पर 41,725 41,800 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, पार करके ठीक है तो 41,950 42,075 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो ये बड़े जोन है दीप जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो बड़े लेवल्स आपके सामने आ गए हैं और 42,000 के ऊपर अभी भी थोड़ा बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस तो दिख ही रही है। सर डेटा क्या कह रहा है? एक ही दिन में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 9% बढ़ गई। बिल्कुल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी की है, फ्रेश खरीदारी भी की है और एफआईएस के डेटा मैं आपको यही बताना चाहता हूं दीप। 1,305 करोड़ की कैश में मार्केट में खरीदारी पिछले 2 दिन तो दीप फिर भी है ना, एफआईएस ने जो खरीदे थे उसमें ब्लॉक डील्स का थोड़ा योगदान था।
कल की जो खरीदारी है कैश मार्केट में बिना किसी ब्लॉक डील की, कोई बड़ी साइजेबल ब्लॉक डील थी नहीं, यानी कि दम लगाकर खरीदा है। और न सिर्फ कैश मार्केट में स्टॉक्स खरीदे, 2000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे और वहां पर भी लॉन्ग पोजीशन बनाई। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो खरीदारी है कल के सेशन की लगभग 3300 करोड़ की शानदार है और बड़े दिनों बाद देखने को मिली है। दूसरी तरफ इतनी ही 3775 करोड़ की, थोड़ी सी ज्यादा ये इंडेक्स में खरीदारी। तो कल एफआई ने दम लगाकर शॉर्ट काटे हैं और ओपन इंटरेस्ट इंडेक्स में घट कर आया है। तो एक तरफ शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला इंडेक्स से और दूसरी तरफ खरीदारी का सहारा मिला स्टॉक से। सो मतलब इतने बढ़िया डेटा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब लगातार 3 दिनों तक एफआई ने कैश मार्केट में खरीदारी की हो। तो थोड़ा सा मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। अब इस मूड माहौल बदलने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है दीप कि इस साल की शुरुआत से हम जो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में, वो इसलिए कर रहे हैं कि 2022 में हम बहुत बढ़ गए जी। बाकी सब तो खराब थे, हम अकेले बढ़े जा रहे हैं और बाकी मार्केट सस्ते लग रहे हैं। उनके हिसाब से हमें थोड़ा अब रुकना चाहिए, रुक गए। अब आप देखिए इस साल की शुरुआत से अब तक देखिए ब्रिटेन के मार्केट फुटसी वगैरह 17-18% ऊपर है, डाउ 13-14% ऊपर है। हम कहाँ हैं? हम नेगेटिव चल रहे हैं। सो ऐसे में सीधी बात है कि जब हमारी अंडर परफॉर्मेंस है और आप लोग ज़्यादा बढ़ गए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम खराब कर रहे हैं। हमारे ऐसी तो कोई खास खराबी है नहीं जिसकी वजह से डर लगे। सो इसलिए अब भारत में भी थोड़ा सा कैचअप आ सकता है। जो गैप है ना हमारा अंडर परफॉर्म करने का, वो कम हो सकता है। सो अब कल से जिस चीज़ की शुरुआत हुई है वो अगले 1-2 दिनों में हमें कंफर्मेशन के तौर पर देखनी है कि क्या हम भी ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में फिर से बेहतर प्रदर्शन करने की जो कोशिश करते थे वो कर सकते हैं, या कम से कम नेक टू नेक बराबर तो आ जाएं, पैरेलल तो आ जाएं कि जितना वो गिरे उससे ज़्यादा हम नहीं गिरे, जितना वो बढ़े उतना तो हम कम से कम बढ़े। सो मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जो गैप है बाहर के बाजारों के ज़्यादा बढ़ने का और हमारा कम प्रदर्शन करने का, उसको भी वापस कम होना है। हमारे बाजारों में ऐसे कोई खास खराबी है नहीं, प्लस जो ज़्यादातर ट्रिगर्स है, ज़्यादातर जो खराब खबरें थी अदानी ग्रुप को लेकर, वो पीछे रह गई है। सो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे बाजार कोशिश कर सकते हैं दीप थोड़ा बेहतर होने की, और एफआईएस के डेटा काफ़ी बढ़िया है। दिक्कत एक ही 18% से 27% एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पहुंच गई। क्या फ़र्क पड़ता है? 27% भी कौन सी बहुत ज़्यादा है। हमने तो 60-70%, 80% भी देखी हुई है। तो अब भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजिशन है जी। तो कोई ऐसी बड़ी लॉन्ग पोजीशन नहीं है और 3 दिन लगातार खरीदारी 3 महीने बाद हम देख रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा संकेत ही है बाजार के लिए। मौजूदा पोजीशन सर, फिर स्टॉप लॉसेस? स्टॉप लॉस आप रखिए, देखिए इंट्राडे के लिए रखिए 17,800 कल का लो और क्लोजिंग 17,775। तो अब मतलब आप चाहो तो दोनों ही 17,775 ही कर लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन कम रहेगा, याद रखना इजी हो जाएगा। तो दोनों के लिए 17,775, और जिसको डीप रखना हो वो 17,700 का रखे। तो फिलहाल इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 17,775, ये आपका स्टॉप लॉस गया। बैंक निफ्टी इंट्राडे 41,100, क्लोजिंग 41,250। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का आ रहा है, ये आप जरा देख लीजिए। अगर आप शॉर्ट हैं तो 18,025 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर अब ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर या तो आप 41,800 का रखिए, छोटा रखना है तो, और थोड़ा बड़ा रखना है तो 42,000 का रखिए। यहाँ पर आपको छूट है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं जी। ओके सर, तो चलिए मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस भी हो गए, अब नई पोजीशंस आज कैसे बनानी है? नई पोजीशन के लिए खरीदना है निफ्टी, और 17,800 से 17,875 की रेंज यहाँ पर खरीदना है। जितना 17,800 के नज़दीक आप खरीद पाएँ उतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। और स्ट्रेटजी वही रखनी है दीप अपनी जो पिछले 4-5 दिनों से चल रही है, धीरे धीरे आराम से टुकड़ों टुकड़ों में लेना है, एक साथ सारा नहीं खा लेना, एक साथ नहीं लेना है। 875 पे आया फॉर एग्जांपल, देखो मूड माहौल कैसा है। डाउ फ्यूचर 100 ही नीचे कि 50 हो गए या 150 तो नहीं हो गए, ज़्यादा हो गए तो और नीचे का इंतजार करें कि चलो 17,850 तक वेट करते हैं। 17,800 बढ़िया लेवल है जहाँ आप एंट्री मार सकते हैं, वहाँ पे तो सोचनी नहीं, वहाँ तो एक बार एंट्री कर ही लेनी चाहिए। सो आप 800 के आसपास जितना लेंगे रिस्क आपके लिए कम हो जाएगी। स्टॉप लॉस दूर का है 17,700 का, और वही लगाना है, इसके ऊपर का मत लगाना। 17,700 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इस रेंज में खरीदने पर। 17,925, 17,950 दो छोटे टारगेट हैं। 18,000, 18,025 दो मीडियम टारगेट। 18,100 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आना है बेचने की बात। 17,950, 18,025 की रेंज में आपको बेचना है, और ये बेचने के लिए आपको 18,125 का स्टॉप लॉस लगाना है। 17,925, 17,875 दो छोटे टारगेट हैं। 17,850, 17,800 दो मीडियम टारगेट है।
17,775, 17,750 बड़े टारगेट के लिए। कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और उनको लगता है कि नहीं मैं तो इंतजार नहीं करूंगा इस रेंज का, तो आप 18,025 को स्टॉप लॉस समझकर वैसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। अगर बड़े गैप से ना खुले तो एक बार चांस ले सकते हैं। समझो फ्लैट खुल गया, थोड़ा ऊपर मिल गया, आपको रखना है छोटा स्टॉप लॉस 18,025 का रख लो और बेच भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। बाकी बेचना ऊपर में है, ये बात तय है। दोनों ही ट्रेड आपको लेने, लॉन्ग साइड भी शॉर्ट साइड भी। जी दीप, ये तो होगी निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी बता देता हूँ। खरीदने के लिए जो परफेक्ट रेंज है, अगर आ जाए तो ये मौका छोड़ना नहीं है। 41,275, 41,425। और दीप आपको याद होगा कल मैंने जो बाय कॉल दिया था बैंक निफ्टी में, इसी रेंज के आसपास दिया था। मुझे याद है 41,275 के आसपास के लेवल था। मैं उस लेवल का इंतजार कर रहा था। हाँ 41,275, 280 के आसपास ये वहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। और आज भी मेरी पूरी नज़र है, अगर उस रेंज के आसपास बैंक निफ्टी आएगा तो हो सकता है मैं फिर से आपको बाय कॉल दूं, क्योंकि कल के टारगेट्स अपने हासिल हो चुके। तो 41,275, 41,425 ये रेंज है जहां पर खरीदारी करनी है। अपने एक ही काम करना है, 41,425 के आसपास मूड बनाना है, देखना है माहौल देखने के लिए दीप एक लेवल और भी है इंटरेस्टिंग, 41,500, 550। क्या पता हम उसके नीचे ही न जाएं, हो सकता है उसको भी होल्ड करें, क्योंकि आप 650 पे बंद हुए तो 100-150 पॉइंट का क्वेश्चन है। सो आज बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी में क्या हो गया, डेटा बहुत नजदीक के निकल कर आ रहे हैं। काफी लंबा टाइम हो गया, आप 41,000 से 41,800 की रेंज में करीबन 2 हफ्ते निकाल चुके हैं, इसलिए नजदीक के डेटा बहुत है। तो 41,500, 550 के आसपास खुलेंगे, नीचे फिसले तो 41,275, 41,425 मेरे लिए कंफर्ट जोन है जहां पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 41,100 का होगा, 41,100। टारगेट जो बनेंगे 41,500, 41,550, 2 टारगेट हैं छोटे वाले। 41,625, 41,675 2 मीडियम टारगेट, 41,725, 41,775 फाइनल टारगेट, जिसके लिए करनी है आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी। अब आइए बेचने का मामला, ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप मुझे फ्रेंकली पूछेंगे तो मैं 42,000 के आसपास बेचना चाहता हूं, लेकिन चूंकि गैप से खुल के 42,000 आना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हम एक काम करेंगे, 41,775 से मूड बनाएंगे, वहां पर भी बेच सकते हैं। 41,950 तक की रेंज में आपको टुकड़ों में बेचना है, या 2 बार बेचे, 41,775, 41,950। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का रहेगा आपके लिए, 42,100 का, 42,100, वो स्टॉप लॉस लगाकर बेचिए। टारगेट जो बनेंगे 41,725, 41,675 और 41,625, ये 3 छोटे टारगेट हैं। 41,550, 41,500 2 मीडियम टारगेट हैं। 41,425, 375 और 41,275 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। आज बड़े दिनों बाद 8 लेवल आए हैं बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ के, क्योंकि थोड़ी सी रेंज बढ़कर ऊपर की तरफ आए और नीचे की रेंज अभी भी है, तो उस हिसाब से और लेवल्स नज़दीक के आ रहे हैं, 50-50, 75 पॉइंट में लेवल्स मिल रहे हैं, उस हिसाब से मैंने ये सारे आपके सामने रखे हैं। बट कल तो बढ़िया आपने बैंक निफ्टी की मूड पकड़ी थी सर, और चारों टारगेट आपको हिट हुए थे। आज भी बैंक निफ्टी पर मौका फिर से बन सकता है, अच्छे सपोर्ट्स भी हैं, और एसबीआई पर भी रखे नजर, जहां पर कल 2,000 के लिए राय दी गई थी। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है, पीएनबी, बीएचईएल, इंडियाबुल्स हाउसिंग और अंबुजा सीमेंट चारों के चारों बैन में अभी भी बने हुए हैं। वायदा कारोबार का डेटा सर, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? इंपोर्टेड लेवल दीप एक ही है, नीचे की तरफ 17,800, ऊपर की तरफ 18,000। 17,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में, 93 लाख शेयर हैं, 44 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। 17,800 के नीचे आप आसानी से जाएंगे नहीं, ये कॉन्फिडेंस, कंफर्ट, भरोसा आप अपने आप पर रख सकते हैं, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 18,000 को पार करने में थोड़ा सा वक्त लगा सकते हैं। 67 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन मजे की बात देखिए दीप, कल तो हम 18,000 के पहुंचे भी नहीं, और कल दोपहर में आप याद है 2:30 बजे हम जब स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, मैं आपको बोल भी रहा था कि 18,000 से अभी दूर हैं। ऑलरेडी 18,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ गया। कल 18,000 की कॉल में से 33 लाख शेयर घटे, सोचो। और घटे क्यों थे? जिस हिसाब से स्क्रीन पर पूरी बढ़त हुई ना, समझ में आता है ना कि क्वालिटी वाली तेजी है। और अगर समझो ये तो महंगाई के आंकड़े थोड़े ढीले आए अमेरिका में, अगर मजबूत आ जाते बाजार के हिसाब से तो आज सीधा आप 18,000 कर देते। इसलिए कल 18,000 का जो कमजोर कॉल राइटर था वो ऑलरेडी थैंक यू होके निकल गया कि भाई मुझे मेरी पोजीशन कम कर लेनी है। तो 33 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट घट गया, फिर भी 18,000 आपके लिए ऊपर की रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। तो ये आपके वायदा कारोबार के डेटा हो गए निफ्टी के। अब आइए बैंक निफ्टी, एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है और लगातार कई दिनों से वही इंपॉर्टेंट है, 41,500। कल आपको याद है मैं आपको कह रहा था कि 225 पॉइंट अगर आप बढ़ जाएं तो भी आज ज़्यादा कूदिए मत, उछलिए मत, आप तेजी 41,500 से ही गिनिए, राइट। 41,500 के नीचे जब तक है, भले आप 200 पॉइंट बढ़ भी जाएं, आप तेजी में नहीं। आज आपको मैं दूसरा डोज देता हूं, जब तक 41,500 के नीचे ट्रेड नहीं करे तब तक आप डरिए मत कि आप मंदी में।
यानी कि 150 पॉइंट का क्वेश्चन अब आपके लिए नीचे की तरफ आ गया। कल जैसे ऊपर की तरफ का क्वेश्चन था तो 41,500 के नीचे से ही आपको मंदी गिननी है, कमजोरी गिननी, मंदी तो क्या कमजोरी गिननी है। सो 41,500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 41,500 के पुट पर 28 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 41,500 के कॉल्स पर 21 लाख शेयर हैं। कल ही 28 लाख शेयर ऑलरेडी कम हो भी चुके हैं। सो आई थिंक ठीक है, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से 41,500। इसके अलावा कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है नहीं वायदा कारोबार में बैंक निफ्टी पर जी। तो चलिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने। इंटरेस्टिंग डे रहना चाहिए जहां तक बाजार की बात है। बाय द वे, एसबीआई ने कुछ दरों में बढ़ोतरी भी करी, एमसीएलआर भी बढ़ाया है, ईबीएलआर भी बढ़ाया है। नॉर्मल है, आरबीआई पॉलिसी के बाद ये एक्शन होता ही है, बट जस्ट फॉर रेफरेंस ये भी खबर आ रही है। और एसबीआई वैसे भी आज आपके रेडार पर रहेगा। बट और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। दीप, कुछ कुछ नतीजे हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। पहला है पीआई इंडस्ट्रीज, और अगर आप देखिए पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। स्पेशली पीआई इंडस्ट्रीज में एक चीज बताना चाहता हूं दीप, और वो ये है कि जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है, एक्सपोर्ट बिजनेस है, वो बहुत ही गजब की मजबूती के साथ आता हुआ दिखा। तो ये नंबर थोड़े से आपको मजबूती दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, स्टॉक चला ही नहीं है। पिछले महीने भर में 8% 5% कमजोर रहा है। पिछले नतीजे से अब तक के नतीजों में देखें तो लगभग 8% कमजोर रहा है, यानी कि पूरी तिमाही इसने खास प्रदर्शन नहीं किया। तो मुनाफा और कामकाजी मुनाफा दोनों ही उम्मीद से बेहतर आया है, ठीक है। और कामकाजी मुनाफा 40% बढ़कर आना छोटी बात नहीं है। मार्जिन्स 25-26% की रेंज में आते दिखे। तो हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बहुत, और एक्सपोर्ट में जो 23% की ग्रोथ है, तो दो खास इसमें टेक अवे हैं। एक, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, और दूसरा मजबूत एक्सपोर्ट ग्रोथ। थोड़ा सा डोमेस्टिक ग्रोथ कंसर्न वाली है, थोड़ी चिंता की बात है, 2% ही बढ़ी है, लेकिन बाहर की जो सेल्स बढ़कर आई है और उसके लिए आउटलुक और आगे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कुछ और प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करने की बात की है। तो आई थिंक पीआई इंडस्ट्रीज आज अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। अगर आई डोंट नो अब कितना बढ़ सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस के लिहाज से मैंने बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं किया है, लेकिन बढ़ेगा पक्का, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छी मजबूती के साथ बढ़ेगा, तो व्यू आपका वहाँ पर पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। अब आइए बायोकॉन। मतलब बायोकॉन में कोई भी नई बात नहीं है। हर तिमाही की तरह इस तिमाही में भी उन्होंने खराब नंबर्स दिए हैं। हर तिमाही की में मैनेजमेंट ये कहता है अगली तिमाही से सिचुएशन सुधरेगी। आई एम श्योर आज भी मेरे ख्याल से मैनेजमेंट मजबूती की बात करेगा। प्रॉब्लम है कि देखिए, रेवेन्यू तो ठीक है, रेवेन्यू में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं आती है, लेकिन स्टॉक में बाकी पैरामीटर्स पर मजा नहीं है। मार्जिन्स आपके 58% पर आकर रह गए हैं। ऑपरेशनल प्रॉफिट ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको बहुत मजबूत दिखे। 42 करोड़ का लॉस किया, एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से नंबर्स मजबूत नहीं, लेकिन एक ही इसके फेवर में जो बात जाती है वो ये है कि ऑलरेडी स्टॉक एक महीने में 7% घटा है, 3 महीने में 17% घटा है, घट कर इस लेवल पर रह गया है। यानी कि सबको पता है कि बायोकॉन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, और बायोकॉन का भी हाल वैसा ही है कि औरोबिंदो फार्मा की तरफ अब हो गया कि जब तक औरोबिंदो फार्मा में 1-2 क्वार्टर तक आपको अच्छा रुझान न दिखे, तब तक लोगों का भरोसा आना मुश्किल होगा। यहाँ पर भी इनलाइन नतीजों से बात नहीं बनेगी। जब तक नतीजे उम्मीद से बेहतर नहीं आएंगे, तब तक बायोकॉन में बड़ी तेजी नहीं बनेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, खाली रेवेन्यू ग्रोथ से बायोकॉन मुश्किल है। सो आई थिंक कॉल देखना होगा, बट नंबर्स कमज़ोर हैं। स्टॉक अब कितना गिर सकता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी कमजोर नतीजों से पहले स्टॉक पूरी तिमाही में कुछ किया नहीं है, बट है रिजल्ट्स कमजोर। खरीदने का तो किसी का मन नहीं बनेगा इन रिजल्ट्स को देखकर, बेचने का बनता है या नहीं बनता वो देखने वाली बात है। बाटा थोड़ा मतलब बाटा को ऐसे नंबर्स देने नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से बाटा के नंबर्स बेहतर होने चाहिए। स्टॉक्स लेकिन चूंकि ऑलरेडी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर चुका है, यहाँ पर भी आज नतीजों में दीप एक ही समस्या है, रिजल्ट्स डायरेक्शन के लिहाज से क्लियर है, लेकिन स्टॉक प्राइस के एडजस्टमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्योंकि बाटा थोड़ा सा घटा है, महीने भर में 5% नीचे है, 3 महीने में लगभग 15% नीचे है। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी धीमी होती दिख रही है, जो अच्छी बात नहीं है बाटा के लिए। 950 करोड़ का अनुमान था रेवेन्यू का, 900 करोड़ आया है। मार्जिन्स भी स्टेबल से हैं थोड़े, और कामकाजी मुनाफा भी उम्मीद से कमी आता हुआ दिखा है। सो आई थिंक बाटा के नंबर सभी पैरामीटर पे हैं कमज़ोर, स्टॉक घटा हुआ है, बस वही उसके फेवर में जाती है बात। तो बट यही वाली बात है कि इसमें नई बाइंग आने के पहले फंड सोचेंगे, सुनेंगे मैनेजमेंट को उसके बाद। लेकिन आज कमज़ोर नतीजों में बायोकॉन है,
बाटा है, पीआई इंडस्ट्रीज थी, अपोलो हॉस्पिटल भी नंबर वैसे तो कमजोर ही रहे, आइडिया पता नहीं क्या करना चाहता है, वहाँ नंबर्स कमजोर है, मतलब कोई एक भी ऐसा बढ़िया नंबर नहीं है। टोरेंट जरूर थोड़े से ठीक नंबर आप कह सकते हैं, जहाँ टोरेंट के नंबर्स ठीक है, उसके अलावा तो मुझे कोई एक भी नंबर ऐसा ढंग ढंग का पसंद नहीं आया। जी जी। तो कोई भी ऐसा एक बढ़िया नतीजा नहीं है, इनफैक्ट कुछ कमजोर नतीजे ही हैं। तो आइए इन नतीजों के बारे में थोड़ी और डिटेल्स भी ली जाए हमारी टीम के साथ। वरुण, कुशल, नुपुर और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और नतीजे कौन से हैं आपके पास? ओके, तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो एक लॉक इन खत्म होने वाला है 90 डेज़ का, वो है केन्स टेक्नोलॉजी का 50% लॉक इन आज खत्म होगा, तो देखना होगा इम्पैक्ट क्या होता है। एक NSE SME एमर्ज प्लेटफॉर्म की कंपनी है बोधी ट्री मल्टीमीडिया, ये आज से NSE और BSE की मेन प्लेटफॉर्म पे जो है शामिल हो जाएगी। कैबिनेट CCA की बैठक है 10:30 बजे, नज़र रखेगा। एक्स डेट है ITC का इंटरिम डिविडेंड का 6 रुपये का, तो ITC अगर गिरे तो घबराइएगा नहीं, एडजस्टमेंट है वहाँ पे। प्राइस बैंड चेंज हो चुका है EKI एनर्जी का, लगातार आपने देखा 2 दिनों से 20% के लोअर सर्किट पर था, अब ये प्राइस बैंड रिवीजन हो चुका है 20% से 10% का। ग्लोबली UK का CPI और PPI आने वाला है जनवरी का, US का रिटेल सेल्स नंबर्स आने वाले हैं, IIP के नंबर्स आने वाले हैं और यूरोप का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिसंबर के नंबर्स आएंगे। नतीजों में अगर आप देखेंगे तो ONGC स्लाइट में से नंबर्स में रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 38,583 पे आया है, 39,000 के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 52.9% पे आया, 53.2% का अनुमान था। मुनाफा 11,045 करोड़ पे आया है, जबकि 12,500 करोड़ के आसपास का अनुमान था। हालांकि 4 रुपये प्रति शेयर के सेकंड इंटरिम डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान किया है। अपोलो हॉस्पिटल ऑपरेशनल लेवल पे में से रेवेन्यू 17% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन 16.1% से गिर के 11.8%, 12.6% का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 33% की गिरावट आई है, 153 करोड़ पे 188 करोड़ के आसपास का अनुमान था। लेकिन इस कंपनी ने भी 6 रुपये का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया। और आखिरी में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस FNO का स्टॉक है, नतीजे कमजोर है। NII अगर आप देखेंगे तो करीब 20% की गिरावट, मुनाफा जरूर 20% बढ़ा है, लेकिन प्रॉब्लम कंपनी के एसेट क्वालिटी में है। NPA अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.86% से बढ़ के 4.49% और NNPA 2.13% से बढ़ के 2.97% पे आए हैं। तो एसेट क्वालिटी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की थोड़ी खराब हुई है। इंडिया बुल्स वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, बट नतीजों का रिएक्शन इस पर भी दिखेगा आपको। मॉर्निंग कुशल, बताएं कौन से नतीजे हैं आपके पास? मॉर्निंग दीपा, नतीजों में वोडाफोन आइडिया मिले जुले नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 39.4% पर आए हैं, 38.5% का हमारा अनुमान था। हालांकि कंपनी का घाटा 7,436 करोड़ का हमारा अनुमान था कि ये घाटा आएगा, उसके मुकाबले लगभग 8,000 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। तो मिले जुले नंबर्स आप कह सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के एक खबरें भी, रिपोर्ट्स भी आती हुई दिख रही है, जिसमें प्रमोटर लेवल पे फंड जुटाने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप ने ग्लोबल बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। तो देखना होगा कि फाइनल फंड रेजिंग और कितनी अमाउंट की फंड रेजिंग यहाँ पर वोडाफोन आइडिया करता हुआ दिखता है। NMDC नंबर्स इन लाइन है, रेवेन्यू लगभग 37% गिरकर 3720 करोड़ पर आए हैं, अनुमान 3538 करोड़ रुपए का था। साथ ही मार्जिन 30% के अनुमान के मुकाबले 31% के क्लॉक इन किए हैं और एवरेज सेल्स रियलाइजेशंस कंपनी की 35% गिरी है। टोरेंट पावर नंबर्स अच्छे हैं, आय लगभग 71% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 57-58% बढ़कर 1444 करोड़ पर आया है। हालांकि कंपनी की मार्जिन 22.4% पर क्लॉक इन है, लेकिन जो स्ट्रीट का अनुमान था वो 17% का था। तो अनुमान से बेहतर नंबर्स यहाँ पर टोरेंट पावर ने दर्ज किए हैं। PI इंडस्ट्रीज नंबर काफ़ी शानदार रहे हैं, मुनाफा और EBITDA अनुमान से बेहतर है। इनफैक्ट 58% की ग्रोथ है मुनाफे में, 352 करोड़, और कंपनी का मार्जिन भी 24% के अनुमान के मुकाबले 25.7% पर कंपनी ने दर्ज किया है। एक्सपोर्ट्स ऑर्डर बुक कंपनी की काफ़ी शानदार रही है। जहाँ तक बाटा का सवाल है, नंबर्स यहाँ पर टॉप डाउन मिस है। एस्टिमेट्स पर स्लो ग्रोथ देखने को मिली है, 7% ही आय बढ़ी है और कंपनी के मार्जिन 22.9% पर आए हैं। हमारा अनुमान जो था वो 24.5% का था। बायोकॉन नंबर्स मिले जुले हैं, मार्जिन 21.9% है, अनुमान 23% का। कंपनी का घाटा 42 करोड़ का अब हो चुका है, पिछले साल यही आंकड़ा 187 करोड़ का मुनाफे का था। जहाँ तक अंत में GMR एयरपोर्ट्स की बात है, यहाँ पर प्रॉफिट से अब कंपनी लॉस में आती हुई दिख रही है और माफ़ कीजिएगा, कंपनी लॉस में थी पहले, 626 करोड़ का घाटा था, इस बारी 191 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। हालांकि कंपनी की मार्जिन 52.4% के मुकाबले 30% की हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि नंबर्स यहाँ पर मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए नंबर्स, काफ़ी सारे हैं। वायदा कारोबार के तो खत्म हो गए, कैश के नंबर्स बात करते हैं। नुपुर बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले PNC इन्फाटेक यहाँ पे Q3 की परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में करीबन 5% की ग्रोथ दिखेगी। जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 6% से बढ़ गया है। मार्जिन्स भी देखें तो 20 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट यहाँ भी नजर आएगा।
HPL इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे जो क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर आती दिखी। कंपनी की आय तो हालांकि 8% से इस बार बढ़कर आई है, लेकिन जो मार्जिन हैं वो 13.5% से कम होकर इस बार 11.5% के आसपास आते दिखे हैं। सुप्रिया लाइफ साइंस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर 3 की YY बेसिस पे पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी कमज़ोर है। कंपनी की आय में 10% की गिरावट है। काम का जो मुनाफा देखे तो 63.5% की गिरावट आपको यहाँ भी नजर आएगी। मार्जिन आधे से ज़्यादा कम होकर इस बार आए 33% के मार्जिन से जो कम होकर इस बार 13% के आसपास आते दिखे। HEG यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर आते दिखी पिछले साल के कंपैरिजन में। कंपनी की आय में 11% की गिरावट दिखेगी। कामकाजी मुनाफा 15% से इस बार गिर कर आया। मार्जिन भी देखें तो 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ भी है। पिछले साल इसी समय पे 26% के मार्जिन थे जो कम हो गए 25% के आसपास आते दिखे। पिटे इंजीनियरिंग यहाँ पे परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 की काफ़ी मिली जुली है। कंपनी की आय 10% से गिर गए है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे इम्प्रूवमेंट है। जो कामकाजी मुनाफा है कंपनी का वो 13% से बढ़कर आया। मार्जिन भी इस बार इंप्रूव होके आए हैं। 13% के मार्जिन थे पिछले साल जो इस बार इंप्रूव होके 16% के आसपास आते दिखे। सांगी इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो कंपनी है मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। कंपनी जो आय है वो भी 52% से इस बार घट कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो है ही नहीं, वो लॉस है 17 करोड़ का। और जो नेट लेवल पे कंपनी ने करीबन 140 करोड़ का लॉस अगेंस्ट 7 करोड़ का प्रॉफिट इस बार डिक्लेयर किया है। SMDM जहाँ पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है क्वार्टर 3 की वो काफ़ी मिली जुली है। कंपनी की आय देखेंगे तो 20.5% की आपको ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन्स में हालांकि डिक्लाइन है 100 बेसिस पॉइंट का। पिछली बार 15% के मार्जिन्स थे, इस बार वो कम होकर 14% के आसपास आते दिखे। और लास्ट में प्रेस्टीज एस्टेट जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है। रेवेन्यू के फ्रंट पे 75% की रिकवरी आपको दिखेगी पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट यहाँ पर भी है। 28% के मार्जिन थे जो इस बार कम हो गया 25%। और जो मुनाफा है वो इस बार अब बढ़कर 86 करोड़ से बढ़कर 127 करोड़ के आसपास आते दिखा है। नंबर्स पूरा सीजन नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बिजी रख रहे हैं। आज आखिरी दिन ऑफ कोर्स है। वरुण बताएं फाइनल सेट ऑफ नंबर्स कौन से हैं आपके पास? ओके, तो कैश में काफ़ी सारे सीक्वेंस साइंटिफिक अगर आप देखेंगे तो मिला जुला परफॉर्मेंस यहाँ देखने मिल रहा है। रेवेन्यूज जरूर बढ़े हैं करीब 5% के आसपास, लेकिन मार्जिन 10.10% से गिर के सीधे 2.75% और कंपनी ने 8.9 करोड़ का घाटा किया है। GMDC नंबर्स अच्छे हैं। आय में 18% की बढ़ोतरी है। मार्जिन अगर आप देखेंगे 27.7% से बढ़ के 39.2% और मुनाफा 150 करोड़ से बढ़ के 266 करोड़ के आसपास है, यानी करीब 77-78% के आसपास की बढ़ोतरी है। रेडिको कहता है मिले जुले नंबर्स है। आय 5% बढ़ी है। मार्जिन पे करीब 3-3.25% की गिरावट है। मुनाफे में 26% की गिरावट। EID पेरी यहाँ पे आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है 52%, लेकिन मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट 9.4% से गिर के 9.2%। मुनाफा 10% बढ़ के आया है। CSC यहाँ पे आय में 11% की बढ़ोतरी। मार्जिन लेकिन गिरे हैं 19.3% से गिर के सीधे 15.9%। मुनाफे में 3% के आसपास की गिरावट हुई है। अब कुछ खबरें इसमें TVS मोटर्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि कंपनी का जो EV सेगमेंट है उसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट और गोल्डमैन और कार्लाइल जो है ये सब मिलके करीब 30 से 35 करोड़ डॉलर के आसपास का निवेश कर सकते हैं, जिसके चलते EV सेगमेंट की जो वैल्यूएशन है 3 से $3.5 बिलियन के आसपास मापी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट यहाँ भी कह रही है कि कंपनी ने अपना जो क्विक कॉमर्स ग्रोसरी डिलीवर सर्विसेज थी जियो मार्ट एक्सप्रेस उसको यहाँ बंद कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारा कैश बर्न हो रहा था, इसके चलते इसको बंद किया गया है। कुछ बल्क डील्स जिसमें फिनिक्स मिल यहाँ पे नोमुरा ने करीब 24.88 लाख शेयर्स जो है कल खरीदे हैं। 1330 रुपये प्रति शेयर के भाव पे खरीदा गया है। और सफारी इंडस्ट्रीज में HDFC म्यूचुअल फंड ने 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन इन्वेस्टकॉर्प प्राइवेट इक्विटी फंड ने करीब 4.5 लाख शेयर बेचे हैं। 1860 के भाव पे ये सौदे हुए हैं। ओके, तो सारे के सारे डिटेल्स और कल जो ब्लॉक डील्स भी हुई थी वो भी आपके सामने आ गई, बट रिपोर्ट्स भी कई सारी हैं नतीजों पर। ब्रोकरेजेस आइए जानते हैं इनके बारे में। FIR मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट्स पहले। गुड मॉर्निंग दीपांशु, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए आयशर मोटर्स, यहाँ पर आज आपको नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए CLA मान रहे कि जो तीसरी तिमाही है स्लाइटली एक्सपेक्टेशंस के थोड़े से कमज़ोर देखने को मिली, लेकिन वैल्यूएशंस का भी इशारा किया कि 20 टाइम्स पे चल रहा है FY25 EPS के हिसाब से, तो यहाँ पर भी आप रखेंगे नज़र। सबसे ज़्यादा लक्ष्य दिया आपको सिटी ने खरीदारी की राय के साथ 4400 लक्ष्य दिया है। हालांकि लक्ष्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, 4300 से बढ़ाकर 4400 कर दिया। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है।
पहले रिड्यूस की रेटिंग थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो इन्होंने जो लक्ष्य है वो 3,438 से घटाकर 3,264 के साथ सबसे कम लक्ष्य जो है नोमरा ने दिया, तो यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके कहा कि हंटर के लॉन्च के बाद लगातार अगर आप देखें तो मार्केट शेयर में आपको बढ़त देखने को मिली है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1605 की क्लोजिंग, 1960 रुपए का लक्ष्य। और ये मान रहे कि नतीजे जो है एबिटा लेवल पर इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिले। वहीं जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1980 से बढ़ाकर 2000 कर दिया है। और ये मान रहे कि केमिकल सेगमेंट के एबिटा में करीब 8% की गिरावट आपको देखने को मिली है। इसके अलावा भारत फोर्ज यहाँ पर भी नजर रखेंगे। स्टैंडअलोन नतीजे जो है सीएलएस से मान रहे कि अनुमान से बेहतर आए। सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया है नोमिरा ने, पहले एक खरीदारी की राय दे रहे थे, अब यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन जो लक्ष्य है उसमें थोड़ी सी कटौती की, 1021 रुपये से घटाकर 992 कर दिया है। सबसे ज़्यादा लक्ष्य ये दे रहे हैं। लेकिन बेरिश है जेफरीज, लंबे समय से अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 555 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स, बट और रिपोर्ट्स कौन सी हैं आशीष? पांचू सीमेंस यहाँ पर भी नतीजे आए थे। नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया 3008 रुपये का। ये मान रहे कि एबिटा मार्जिन मल्टी क्वार्टर हाई पर है और एग्जीक्यूशन भी काफी हद तक सुधरा है। मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3550 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3125 की क्लोजिंग है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 111 की कल की क्लोजिंग है और बिल्कुल 111 रुपये का ही लक्ष्य इन्होंने दिया है। ये मान रहे कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी आप इनका कामकाजी मुनाफा समझ सकते हैं, इनके अनुमान से हल्का बेहतर देखने को मिला। पीएनसी इंफ्रा पर नोमिरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे, 328 की क्लोजिंग, 370 रुपये का लक्ष्य। और अंत में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 436 की क्लोजिंग है, 580 रुपये का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर आज का आपका पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी कि मेरी पसंद का शेयर। अनिल जी पसंद तो अनिल जी मैंने चार्ट पे करा है, बट मुझसे ज्यादा पसंद अनिल जी ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कुणाल जी को आते हैं, जैसे ही मूवमेंट लेते हैं हमेशा इनका मैसेज आ जाता है चार्ट कॉर्नर के लिए। और कल नहीं आया अनिल जी, आजकल काम भरपूर नहीं कर रहे हैं। स्टॉक है यूपीएल पर खरीदारी की राय है। ये मेरा पिक ऑफ द डे 737, 737 का स्टॉप लॉस है, 798 का टारगेट है और एक ओवरवेट खरीदारी की राय है यूपीएल पर। और एक चीज अनिल जी मैंने और देखी है, अगर मैं सुबह पिक ऑफ द डे में थोड़ा कम बोलूं तो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर जाता है। कल मेरा वो एनटीपीसी अनिल जी डिस्काउंट हो गया, तो मेरे को एक चीज समझ में आई है, अच्छे से बोलना चाहिए तभी परफॉर्मेंस आएगी। बोलने में अच्छे से जरूरत नहीं, चार्ट अच्छे से देखिए तो अपने आप स्टॉक परफॉर्म कर जाएगा। तो जरा एक बार चार्ट पे भी गौर फरमाइएगा। यूपीएल खरीदारी करने के आए बंसल जी के। लेकिन बंसल जी आप आजकल बहुत कंप्लेन करने लगे कुणाल जी की। कुणाल जी मतलब करे तो क्या करेगा कुणाल जी, रोज 5 घंटे शो इसी वजह से करते हैं कि चलो उतने टाइम तो बचे रहेंगे डांट से। अब वो घर पे भी खानी है और बाहर भी खानी है, तो फिर कुणाल जी क्या करें? कुणाल जी आपके लिए समस्या नहीं हो गई बड़ी? अनिल जी बड़ी समस्या है। अनिल जी सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु को। अनिल जी आजकल एक्सपेक्टेशंस बंसल जी की अनिल जी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। दो ही चीज अप ट्रेंड में अनिल जी, एक एक्सपेक्टेशंस बंसल जी की और दूसरा मेरा वजन अनिल जी, बाकी सब कुछ डाउन ट्रेंड में। चलो बढ़िया है, वजन तो ठीक है, कोई चिंता न करें आप, जितना बढ़े बढ़ने दीजिए और उसको कम करने की ज़्यादा कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। देखो कुणाल जी, एक सत्य को हमेशा ध्यान में रखिए, अगले जन्म में वापस 2.5-3 किलो से ही शुरुआत करनी है, तो इतना कम करके कर भी क्या लेंगे, ठीक है ना? तो आराम से खाएं पिए मस्त रहे। बताएं सर आज आपका पसंद का शेयर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी आज कुछ बदले बदले से आप नजर आ रहे हैं। अनिल जी आपसे भी ज्यादा आपका बैकग्राउंड बदला हुआ नजर आ रहा है अनिल जी। जी आज मैं भी आउटडोर लोकेशन पे हूँ और आज मैं राजस्थान भीलवाड़ा से शो कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको लोकेशन थोड़ी सी पीछे की होटल की वैसी चेंज थोड़ी नज़र आ रही होगी। तो आज यात्रा पर हूँ। राइट।
बताएं कुणाल जी, पिक ऑफ द डे आपका जी। हाँ अनिल जी, देखिए खरीदारी की राय है, हालांकि बाजार नीचे खुलने के संकेत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और एक मेजर सपोर्ट के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आज अगर नीचे के लेवल्स पर एक्सिस बैंक मिल जाए तो खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आज आपको बाजार में रिकवरी आते हुए दिखेगी अगर नीचे बाजार खुलता है तो 860 रुपए के स्टॉप लॉस से गिरावट में एक्सिस बैंक पे खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 890 का, दूसरा टारगेट 901 रुपए का। तो एक्सिस बैंक के वो स्टॉक्स जहां पर आप करें तेजी, राय कुणाल जी की आपके लिए आती है। आइए अमरीश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन। ये एक लीडर है सीटीओ बिजनेस में विद नियरली 65% मार्केट शेयर और ऑपरेट करता है करीब 61 टर्मिनल्स। ये ऑपरेट करते हैं अभी करीब 16,700 वैगन्स और 27,500 कंटेनर्स और अभी वेट कर रहे हैं फॉर डिलीवरी ऑफ अबाउट 18,000 मोर कंटेनर्स और कॉनकॉर का कैपेसिटी इंक्रीज भी हो सकता है टू अप टू 60,000 कंटेनर्स टू मीट द डिमांड। तो अपसाइड स्केलेबिलिटी काफी हाई है इसका और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इंक्रीज कर रहे हैं जहां बेटर मार्जिन्स मिलेंगे फ्रॉम टर्मिनल हैंडलिंग और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक बड़ा ट्रिगर है इनके लिए, वॉल्यूम्स जंप करेंगे पोस्ट FY24। एज ऑफ लास्ट मंथ करीब 1700 किलोमीटर्स कमीशन किया है गवर्नमेंट ने आउट ऑफ 2800 किलोमीटर्स विच विल हैपन बाय FY24। और एक ट्रिगर है पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क जो इम्प्लीमेंट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर कॉनकॉर। पर Q3 के जो अर्निंग्स आए थे थोड़े बहुत डिसअपॉइंट किए थे, एग्जाम बिजनेस ड्रॉप हुआ था, पर मैनेजमेंट का ये बताना है कि दिसंबर से पिकअप देखा है तो ये भी आगे जाके फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर वुड बी पॉजिटिव। बट इन द मीनवाइल ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट किया है तो वैल्यूएशंस अभी डिसेंट हो चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीब 15% कैगर इन रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 years और EPS एक्सपेक्टेशन फॉर FY24 करीब 25 का है। तो टारगेट है मेरा 780 का और ये एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी है तो इसके कारण अपसाइड एक प्रीमियम भी मिल सकता है ऑन द वैल्यूएशन। बढ़िया प्रीमियम भी मिल सकता है ओवर करंट वैल्यूएशन। विनिवेश की भी बात चली रही है, इसके नज़र रखिएगा। कॉनकॉर आज नतीजों पर काउंटर पर रिएक्शन भी आपको आते हुए दिखेगा। आप फोकस करिए नतीजों पर जो रिएक्शन आने वाला है। कई सारे और काउंटर्स भी हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, एक बार अमृतसर से इसके बारे में पूछा जाए। ऑपरेशनली अमृतसर थोड़े अनुमान से कमज़ोर थे, आय 17% बढ़ी है बट कामकाजी मुनाफा 14% घटा है और मार्जिन्स 16% से घटकर 11.8% के आए हैं सर। मुनाफे में भी 33% की गिरावट आई है। कोई व्यू इस पर? थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है पर मुझे लगता है कि एक एबरेशन है, शायद इसी क्वार्टर का इश्यू हो सकता है। आई थिंक आई मीन इफ इट करेक्ट्स आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी क्योंकि यदि आप देखते हो फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years आई थिंक विल सी एक्सट्रीमली गुड ग्रोथ। तो आई थिंक इट कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डिप अगर मिले तो फिर खरीदारी का मौका बन सकता है, ये है आपके लिए राय। जहाँ तक अपोलो हॉस्पिटल्स का सवाल है, देखते हैं एक रिएक्शन इस पर भी आएगा। रिएक्शन आपको कई सारे और नतीजों पर भी आते हुए नजर। टोरेंट पावर यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। इनफैक्ट अच्छे नंबर्स आए हैं। रेयरली आप देखते हैं इस स्टॉक की नंबर्स पर बात हो। बट कुणाल जी एक बार चार्ट्स देखें, 457 की कल की क्लोजिंग है, फ्लैट ही था टोरेंट पावर। देखिए काफी समय से ये स्टॉक बहुत सुस्त रहा है दीपांशु। एक मेजर सपोर्ट है चार्ट पर जो कि 425 रुपए के आसपास है, वहीं से हम इसमें 1-2 बार अच्छी रिकवरी देख चुके हैं और इस बार भी 19 दरों के आसपास से स्टॉक ने एक यू टर्न लिया है। तो मुझे लगता है कि 480 तक स्टॉक जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे। 480 तक मुझे लगता है कि कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, वो स्तर आए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने की मेरी राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय आती हुई इस पर। आइए बढ़ते आगे और सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करते हैं सुमित जी का स्वागत। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में कल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव कंटिन्यू रह सकता है। ICICI बैंक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। आज मार्केट्स के अंदर अगर कुछ खास गिरावट नहीं आई 1-2 दिनों के अंदर तो फिर ICICI बैंक यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ICICI बैंक में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 880 रुपए से लेके 890 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलने चाहिए
और नीचे में जो अभी चार्ट्स के ऊपर इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो 851 रुपए का बनेगा। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो 851 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, फ्रेश खरीदारी के लिए 851 का स्टॉप लॉस और टारगेट 880 890। 880 890 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। तो दिग्गज बैंक्स पर रखिए नजर, आईसीआईसीआई एक्सिस दोनों हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं और कल भी हम देख रहे थे इन स्टॉक्स में मोमेंटम मिला टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड, बढ़िया मूव यहाँ पर आपको आती हुई दिख रही थी। अमरीश सर, कोई बैंक स्टॉक जो आपके रेडार पर हो इस समय? एक है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फेडरल बैंक, जहाँ पे अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से, करीब 140 144 तक जाके करेक्ट किया है टू लेवल्स ऑफ अबाउट 129। आई थिंक दिस इज अ गुड लॉन्ग टर्म बाय। यहाँ पे इनफैक्ट मेरा जो नया टारगेट है दैट्स अबाउट 165 टू 170 इन द नेक्स्ट 9 टू 12 मंथ्स, तो इस लेवल पे शायद लेना चाहिए। सुमित जी, एनएमडीसी अब तक हमने देखा है नतीजे ज्यादातर मेटल कंपनीज ने डिसअपॉइंट ही करे हैं, इसके नतीजे थोड़े इनलाइन आपको आते हुए दिखे हैं, हालांकि फिर भी सुस्त ही है। 56% कामकाजी मुनाफा गिरा है बट अनुमान से बेहतर है, आय 37% गिरी है और मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा है, साथ ही हमने देखा है मुनाफा भी 57% गिर कर आया है। कोई राय एनएमडीसी के चार्ट पर 115 116 का लेवल? सुमित जी, दीपांशु, मेटल सारे कुछ 2-4 दिनों से थोड़े से साइडवेज चल रहे हैं, किसी में एक दिन अपसाइड मूवमेंट आता है, किसी में एक दिन डाउनसाइड मूवमेंट आता है। तो एनएमडीसी के अंदर ओवरऑल पोजिशनल व्यू तो तेजी का लेके काम करना है। तो कोई छोटा मोटा अगर डिप आता है 112 रुपए तक, 110 रुपए तक, तो इस डिप के अंदर एनएमडीसी में पोजिशनल तौर पे खरीदारी करना है। तो अभी इमीडिएट पे एक बार छोटा सा करेक्शन, छोटा सा डिप स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ दिनों में लास्ट थोड़ा सा साइडवेज मूव प्लस किसी में अपसाइड किसी में डाउनसाइड का मूव देखने को मिला है। तो जहां तक एनएमडीसी का सवाल है, 4 से 5 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है और पोजिशनल तौर पे जब 110 के आसपास तक आ जाता है तो उस पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। तो एनएमडीसी इस पर आप नजरिया बना सकते हैं, देखते हैं कैसी मूव आएगी। स्टॉक वैसे आज नतीजों पर आपको थोड़ा रिएक्शन भी दिखाने वाला है। एक और काउंटर जहां पर नतीजों का रिएक्शन आएगा और वो है ओएनजीसी। बंसल जी, कल भी इसकी बात हो रही थी, ओएनजीसी नतीजे ठीक ठाक आए हैं सर, कुछ ऐसे खास भी नतीजे नहीं हैं इसके। ऑयल प्राइसेस ऑफ कोर्स लगातार हमने देखा है रिसेंटली थोड़ा ऊपर भी गए हैं, थोड़ा अनुमान से कमजोर हैं, बट चार्ट्स सर ओएनजीसी के? दीपांशु, चार्ट पॉजिटिव है, नीचे में 146 सपोर्ट है, तो 146 के नीचे निकलेगा तो निकलने की राय है, एल्स चांसेस हैं ऊपर में 151 152 के लेवल्स देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए ओएनजीसी, इस पर भी रखने नजर।